नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज हम आपके सामने बेहद चौंकाने, वैसे तो मैं हर दिन आपके सामने नई बात लेकर के आता हूं, लेकिन आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जिसका जिक्र हम लोग थोड़ा थोड़ा इशारों में करते रहे हैं और आप सबको मालूम भी होगा। और ये तब की बात है जब पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश होने वाले थे। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और नेशनल बार एसोसिएशन जो मुंबई का है, बहुत सारे एसोसिएशन है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मुंबई का जो बार एसोसिएशन है उसमें से एक जो कि नेशनल बार एसोसिएशन कहलाता है, उन्होंने बड़ा ही डिटेल्ड लेटर भेजा था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदया को, कि जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उस वक्त उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य दिए थे। और तब पावर गैलरी में, और खास तौर से न्यायिक जो गैलरी है, उसमें ये चर्चा होने लगी कि जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ वीसीएस कैंपेन चलाया जा रहा है, कुछ मलाफाइड इंटेंशन है, कुछ गलत इंटेंशन है, इसकी वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है। और ये बात, जो भी उस वक्त के कंप्लेन थे, उस कंप्लेन को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। और जस्टिस यूयू ललित थे, जो बहुत ही कम अंतराल के लिए, 2-3 महीने के लिए ही वो जस्टिस बने थे, और वो एक बहुत ही मशहूर लॉयर रहे हैं। वो जस्टिस यूयू ललित, उनके बारे में ये हो रहा था कि शायद वो कुछ इस पर निर्णय लेंगी, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया और उन्होंने अपॉइंट कर दिया, इनके नाम का उन्होंने संस्तुति कर दिया। और फिर भारत सरकार ने, जो मुख्य न्यायाधीश थी, राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, और उस वक्त द्रौपदी मुर्मू थी, तो उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और चंद्रचूड़ साहब मुख्य न्यायाधीश बने। उस वक्त जो इनके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर हुआ था, उस कंप्लेन को सेटिसाइड करके इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अच्छी बात है, बने, कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ? एक गहरे राज से पर्दा उठ रहा है, जिसकी चर्चा उस कंप्लेन में थी। 12 सूत्री, 12 पॉइंट थे कंप्लेन की, या उससे भी अधिक। 12 तो मुझे, जो मैं उस वक्त जो सरसरी तौर पर जो मैंने पढ़ा था उस कंप्लेन को, उसके हिसाब से 12 सूत्री एक प्रकार से डिमांड थी, जिस डिमांड में ये कहा गया था कि चंद्रचूड़ जी को मुख्य न्यायाधीश बनने से रोका जाए। अगर ये बने तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। चंद्रचूड़ जी के इतिहास के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके पिता, जो सीनियर चंद्रचूड़ थे, वो इमरजेंसी के जमाने में जज थे, और 5 सदस्यीय बेंच जो बैठी थी, जिसमें यह कहा गया था कि आपको न्याय पाने का भी अधिकार नहीं है, आपका पूरा फंडामेंटल राइट सीज कर लिया गया है, और आप कोर्ट को भी अप्रोच नहीं कर सकते हैं, जो इनके पिताजी थे। जबलपुर हाई कोर्ट का एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट, और 5 सदस्यीय बेंच में ये भी थे, और एक अकेले जो जज जिन्होंने डिसेंट किया था, वो एचआर खन्ना थे, जो अभी संजीव खन्ना है उनके चाचा। अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, उनके चाचा एचआर खन्ना थे। उन्होंने सिर्फ एक डिसेंट किया था कि नहीं, इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति का एक जो मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है न्याय पाने का, वो किसी इमरजेंसी के तहत नहीं हो सकता, कि आपको न्याय पाने का भी अधिकार खत्म कर दिया गया है।
ये नैसर्गिक न्याय की अवहेलना है और उन्होंने डिसेंट दिया था, उनका विरोध किया था, उनको फिर कभी इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस नहीं बनाया, जबकि वो सीनियोरिटी में सबसे आगे थे और उनको ही दूसरा चीफ जस्टिस होना था, उनको चीफ जस्टिस इंदिरा गांधी ने नहीं बनने दिया। खैर, ये तो इमरजेंसी की बात थी। अब जो चीफ जस्टिस के जेल जाने की बात हो रही है, वो क्यों हो रही है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने वैसे तो कई विवादास्पद फैसले दिए। यही चंद्रचूड़ थे जो एलजीबीटी पर बड़ी दार्शनिक बहस करना चाहते थे और अमेरिका में दो ही कम्युनिटी डिक्लेयर हुआ, एक मेल और फीमेल। अभी ट्रंप ने कह दिया कि देयर वोंट बी एनी थर्ड कम्युनिटी, थर्ड जेंडर जिसको आप कहते हैं। भारत में ये तीसरा जेंडर को बहुत कुछ वैधानिक जामा पहनाना चाहते थे। भारत में ऑलरेडी है और पौराणिक काल से है, लेकिन एलजीबीटी का नया स्वरूप देकर के चंद्रचूड़ साहब कुछ और भी करना चाहते थे। अब कहानी यह है साहब, तीस्ता सीतलवाड़ का नाम आपने सुना होगा, जाकिया जाफरी केस आपने सुना होगा। नरेंद्र मोदी को तब जब मुख्यमंत्री थे 8-8 घंटे बिठा करके जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ की थी। केंद्र सरकार के इशारे पे नरेंद्र मोदी को इंप्लीकेट करने की बात हो रही थी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार वीसीएस कैंपेन चलाने वाली महिला में से एक रही तीस्ता सीतलवाड़। खुद को एक्टिविस्ट कहती हैं, खुद को लॉयर कहती हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। इनका बैकग्राउंड यह है कि इनके पिताजी भी लॉयर थे और इनके दादा अटॉर्नी जनरल थे भारत के। तो ये उस वक्त से बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली रही है तीस्ता सीतलवाड़ जी की। और तीस्ता सीतलवाड़ जी के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीसीएस कैंपेन में बड़ी भूमिका निभाई और जाकिया जाफरी केस को उन्होंने आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी की गुजरात जो दंगा हुआ था 2002 में उसमें बड़ी भूमिका, और उसमें बहुत सारे पत्रकार थे, आपको मालूम है, बहुत सारे मोहर लगाने वाले सेलिब्रिटी पत्रकार थे जो नरेंद्र मोदी को उसमें इंप्लीकेट करवाना चाहते थे गलत रिपोर्टिंग करके। आज वो सब खेत रहे। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त के जो सीबीआई के या इंटेलिजेंस के जो चीफ थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, जबकि सरकार कांग्रेस की थी, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की और जांच में पाया कि नरेंद्र मोदी की दंगा में कोई भूमिका नहीं है जिस प्रकार से इन्होंने फैलाने की कोशिश की है। गुजरात वो अकेला प्रदेश था जहां दंगा होने के बाद अर्लीस्ट पॉसिबल जो है वो सेना की टुकड़ी को बुलाया गया है और सेना वहां पर काम कर रही है गुजरात पुलिस के अलावा। लेकिन इस सब को सेट असाइड करते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि वीसीएस कैंपेन इनको चलाना था, इन्होंने वीसीएस कैंपेन चलाया। ये स्टैब्लिश हुआ कोर्ट में कि इन्होंने वीसीएस कैंपेन चलाया है और गलत रिपोर्टिंग कर रही है, गलत तरीके से लोगों को उकसा रही है, भड़का रही है, कैंपेन कर रही है, साबित हो गया था। नरेंद्र मोदी के ऊपर जांच में कुछ भी नहीं निकला और नरेंद्र मोदी बाइज्जत बरी हुए। हाईकोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट से भी नरेंद्र मोदी बाइज्जत बरी। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ अपनी भूमिका से परहेज नहीं किया, वो अपना धंधा चलाती रही। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ पहले सेशन कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। सारी अदालतों ने, निचली अदालत और उच्च अदालत ने, दोनों ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया जाना था। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती और ऐसा नजीर
जुडिशरी के इतिहास में पहली बार हुआ, पहली बार। आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था, लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा जब 3 बार एक ही दिन में बेंच बैठा एक व्यक्ति की सुनवाई के लिए। शनिवार का दिन था, 10-11 बजे के आसपास फैसला आता है, मतलब मध्याह्न के पहले फैसला आता है गुजरात हाईकोर्ट का कि तीस्ता सेतलवार के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होता है, उनको गिरफ्तार करने का आदेश जाता है। और 12 बजे तक यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाता है, 2 मेंबर का एक बेंच बैठता है और 2 मेंबर के बेंच में सुनवाई के दौरान डिसेंट हो जाता है। दोनों में एका नहीं होता है, मतलब एक जज कह रहे हैं कि हमें इनको अरेस्ट करवाना पड़ेगा, ये जो गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन है उसको हमको विथेल्ड करना पड़ेगा, हमको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और एक जज कह रहे हैं कि नहीं, इनको रोक करके ये किया जा सकता है। अब मामला फंस गया। 2 सदस्यों का बेंच है, एक जज का ओपिनियन अलग है, दूसरे जज का ओपिनियन अलग है, दोनों का ओपिनियन मिल नहीं रहा है, तो निर्णय हो नहीं सकता। अब इस वजह से पेंच फंस गया। ये सुनवाई होते होते मामला आ गया शाम तक, मतलब 12 बजे तो वहीं पर हुआ, 12 बजे से यहां पहुंचे, 2-3-4 घंटे में बेंच बैठी, हियरिंग्स। अब देखते जाइए शनिवार को ये कितनी हाई प्रोफाइल लेडी हैं कि इनके लिए बेंच बैठ रहा है और फौरन से पेशतर बेंच बैठ रहा है, और वो बेंच डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ओपिनियन में डिफरेंसेस हो रहे हैं, एक जज कुछ और कह रहा है, दूसरा जज कुछ और कह रहा है। अब इस प्रक्रिया को चलते चलते शाम गुजर गई, शाम का वक्त हो गया। अब शाम के वक्त अप्रोच किया जाता है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब कहां हैं? भारतनाट्यम में भारतनाट्यम का लुत्फ उठा रहे हैं माननीय चीफ जस्टिस। भारतनाट्यम चल रहा है और चीफ जस्टिस वहां पर बैठे हैं। ये तो भाई किसी का भी प्रोरोगेटिव है, कहीं भी जा रहे हैं, कोई कला के शौकीन जो हैं वो कहीं भी जाते हैं, जा सकते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो जस्टिस साहब भी गए और एक कला का प्रदर्शन हो रहा था, वो देख रहे थे। उनका फोन बजता है, वो बीच से, भारतनाट्यम के कार्यक्रम चल रहे हैं और वो बीच से बाहर आते हैं, फोन पर बात करते हैं और फोन पर कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मतलब गुजरात हाईकोर्ट ने भी आपको वारंट जारी कर दिया आपके खिलाफ, और ये भी वारंट यहां भी अनडिसाइडेड है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है, 2 सदस्यीय बेंच में दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो फोन पर तीसरा बेंच गठित होता है। मतलब देखते जाइए ये कहानी। फोन, सैटरडे का दिन है, इंतजार नहीं हो रहा है संडे का, फोन पर ही ये किस प्रकार के फंडामेंटल राइट का ये बेमिसाल उदाहरण पेश करना चाह रहे थे चंद्रचूड़ साहब, लेकिन यही बात दूसरी जगह भूल जाते हैं, ये भी मैं बता रहा हूं। फोन पर उन्होंने, माननीय चंद्रचूड़ साहब ने तीसरा बेंच गठित करवा दिया। अब फोन पर किया कि खुद दौड़ के चले गए, अब ये तो चंद्रचूड़ साहब बताएं, लेकिन फोन पर ही कम्युनिकेशन चल रहा था। तीसरा बेंच गठित हुआ और तीसरा बेंच हुआ 3 सदस्यीय जजों का बेंच बैठा, और 3 सदस्यों के बेंच ने ऑलमोस्ट, आप समझिए मध्य रात्रि के आसपास, 6-7 बजे तो इनको जानकारी ही मिली, तब ये जाकर के भारतनाट्यम देख रहे थे। फिर बेंच गठित होता है, फिर सुनवाई शुरू होती है, तो 10-11 बजे रात्रि के आसपास जाकर के तीस्ता सेतलवाल को बेल ग्रांट हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। एक ही दिन में हाई कोर्ट से मामला चला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में अभिनव
अर्नब गोस्वामी के लिए भी हुआ था, लेकिन इतना क्विक अर्नब गोस्वामी के लिए भी नहीं जितना क्विक तीस्ता से तलवार के लिए हुआ। यही कहानी एक तथाकथित जर्नलिस्ट है जो कि एजेंडाधारी है, सोरोस गैंग का है वो, जुबैर। और मोहम्मद जुबैर के लिए भी इसी तरीके से यूपी पुलिस की गिरफ्तारी का वारंट निकला था। मोहम्मद जुबैर भी जो है साहब, उनको भी इसी प्रकार से आउट ऑफ बॉक्स जाकर के ऐसी इम्यूनिटी इन्होंने प्रदान कर दी कि अब उनको कोई पुलिस भी गिरफ्तार करने के पहले उनको हाईकोर्ट का ऑर्डर लेना, बहुत सारी अनुमति चाहिए कि किसी भी पुलिस को मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करने। उन्होंने ऐसा कृत्य कर दिया है। तो मोहम्मद जुबैर की भी सुनवाई इसी प्रकार से। अब एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस है राकेश कुमार। राकेश कुमार जी ने कंप्लेन किया है राष्ट्रपति के पास। एडवोकेट नीलेश ओझा का कंप्लेन बहुत पहले से है चंद्रचूड़ के खिलाफ, और चंद्रचूड़ के खिलाफ पुलिंदा है। एक और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज 4:30 बजे जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो कंप्लेन 2 साल पहले एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने दर्ज की थी, आज उसकी सुनवाई हो रही है, क्योंकि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के पास ही दिशा सालियान का केस चला गया था और एडवोकेट नीलेश ओझा ने आपत्ति जताई थी कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का रिश्ता एनसीपी की नेता जो हैं वो इनकी बहन है, और वो एनसीपी से है, और एनसीपी का एक अलायंस है शिवसेना उद्धव से, इसलिए यहां पर जस्टिस मिलने की हमको उम्मीद नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, और इस जस्टिस के खिलाफ हमारा कंप्लेन पहले से दर्ज है, ये इनको मालूम है। तो इस बेंच से हमें न्याय नहीं मिल सकता है। ये नीलेश ओझा ने लिखित रूप में उस दिन जब ये एपियर हो रहे थे, जब पहले दिन दिशा सालियान के केस की सुनवाई हो रही थी, तो पहला आर्गुमेंट यही था इनका कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में हम ये सुनवाई करना नहीं चाहते हैं, यहां से हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी बहन एनसीपी की नेता है और एनसीपी का अलायंस उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से है। अब उसी सिलसिले में आज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ 4:30 बजे हियरिंग है, वही कंप्लेन का जो 2 साल पहले एडवोकेट नीलेश ओझा ने दिया था। अब एडवोकेट नीलेश ओझा का उस वक्त का कंप्लेन चंद्रचूड़ के खिलाफ जो गया था, जिसको कि इन लोगों ने उतना महत्व नहीं दिया, आज जस्टिस राकेश कुमार ने जब कंप्लेन भेजा है और उन्हीं तथ्यों का हवाला दिया है, जिन तथ्यों का हवाला एडवोकेट नीलेश ओझा ने दिया था, जस्टिस राकेश कुमार ने जो कंप्लेन भेजा है कि इनकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास कंप्लेन भेजा है। अब सीबीआई इंक्वायरी क्यों होनी चाहिए, यह बात एडवोकेट नीलेश ओझा ने तब भी कहा था कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। अब प्रोसीडिंग्स क्यों है? राकेश कुमार ने जो तथ्य रखे हैं कि उस दिन भारतनाट्यम देखते समय जब गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आ रहा था कि तीस्ता सेतलवार को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल एक प्रकार का वारंट हो गया था, उनकी गिरफ्तारी वारंट निकाल दी गई थी, नॉन बेलेबल नहीं, गिरफ्तारी वारंट निकल चुका था, तो भी जस्टिस चंद्रचूड़ को इसकी जानकारी थी। जब यहां 2 सदस्यीय बेंच लगा तब भी जानकारी थी, उनमें डिसेंट हुआ तब भी जानकारी थी, और जब शाम को 3 सदस्यीय बेंच का गठन हुआ तब भी जानकारी थी। तो ये जानकारी उनको पल पल कौन दे रहा था? क्या उनके पीएस दे रहे थे, या कोई बड़ा रसूखदार व्यक्ति है जुडिशरी में जो उनके संपर्क में था? ध्यान रहे आप, जैसा मैंने आपको बताया कि तीस्ता सीतलवाड़ खुद एक बेहद ही रसूखदार घर से आदमी है, उनके दादा अटॉर्नी जनरल रहे हैं। तो तीस्ता सीतलवाड़ खुद एक प्रभावी महिला हैं, लीगल फ्रेटर्निटी में हो सकता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ इनकी दोस्ती भी रही हो, क्योंकि पारिवारिक दोस्ती रही, क्योंकि तब वो अटॉर्नी जनरल थे, तब इनके पिताजी चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उसके पहले की बात है, ये उनके दादा के अटॉर्नी जनरल होने की बात हो रही है, मतलब आजादी के तुरंत बाद की बात। तो इस प्रकार का इन्फ्लुएंशियल फैमिली है तीस्ता सीतलवाड़।
इसीलिए चूंकि इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, उनके गैंग के हैं ये जो जस्टिस, बड़े एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल, बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी लेवल के, इन लोगों का एक कॉकस है। और इस कॉकस में से अगर किसी के खिलाफ कोई वारंट निकल जाता है साहब, तो ये लोग बेचैन हो जाते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है। तो सीबीआई इंक्वायरी में ये डिमांड हो रही है अब कि सीबीआई इंक्वायरी तो हो ही इनके खिलाफ, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी में यह तहकीकात किया जाए कि तीस्ता सीतलवाड़ को बेल देने के पीछे जस्टिस चंद्रचूड़ इतने पैनिक क्यों थे। अब मैंने जो आपको बताया था पिछले दिनों, जब नीलेश ओझा जी ने हमारे शो में यह कहा कि इनके बेटे का एक क्लाइंट मुंबई में, उन्होंने फाइल किया एक पिटीशन इनके बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट कि हमारे केस की सुनवाई हाई कोर्ट में जल्द से जल्द हो और उसको फौरन से पेशकर हमारी अर्जी को मान करके उस पर निर्णय दे दिया जाए। इनके ये जो सज्जन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, अभिनव चंद्रचूड़, इनका क्लाइंट भेजा किनके पास? अपने बाप के पास। बाप कौन है? मुख्य न्यायाधीश है भारत के। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास इनका क्लाइंट पहुंचता है और वो आनंद फानन में उनकी हियरिंग भी कर लेते हैं और हियरिंग करने के बाद वो फैसला दे देते हैं कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट को, मुंबई हाईकोर्ट की फटाफट इसको निपटारा कर दीजिए इस केस का। मुंबई हाईकोर्ट के पास जब पहुंचता है तो मुंबई हाईकोर्ट कहता है कि इस प्रकार की कोई अर्जी हमारे पास है ही नहीं, कोई एप्लीकेशन ही मूव नहीं हुआ है, हम किस पे फैसला दें और किसको फैसला दें, आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं। इतना बड़ा फोर्जरी किया है ये मुख्य न्यायाधीश ने और मुख्य न्यायाधीश के बेटे ने। वही बेटा जो रिया चक्रवर्ती के लिए एपियर हो रहा है। खैर, रिया चक्रवर्ती के लिए एपियर होना उनको कोई कानून रोकता है, ऐसी बात नहीं है, वो एपियर हो सकते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए एपियर हो रहे हैं तो प्रोबोनो हो रहे हैं या किसी ने पैसे दिए? और अगर पैसे दिए हैं तो किसने पैसे दिए? रिया चक्रवर्ती कोई काम नहीं करती, ना तो उनकी मॉडलिंग चल रही है, ना उनका कोई बिजनेस है, ना ही फिल्मों में कोई एक्टिंग कर रही है। पिछले 5 वर्ष से तो बिल्कुल भी कोई कमाई नहीं है और उसके पहले जो इनकी कमाई थी वो कुछ लाखों में थी। तो अभिनव चंद्रचूड़ को फीस देने के पैसे इनके पास कहां से आए? और अभिनव चंद्रचूड़ की फीस लाखों में होती है। और अगर अभिनव चंद्रचूड़ ने फीस नहीं ली है तो रिया चक्रवर्ती से अभिनव चंद्रचूड़ का रिश्ता क्या है? बाप यहां पर बैठे हैं चीफ जस्टिस होकर के, मुख्तार साहब बैठे हैं। हम लोगों की तरफ कहावत है, मुख्तार है, मतलब ऑल माइटी है, ऑल पावरफुल है, बिल्कुल है। चीफ जस्टिस बने बैठे हैं तो इनसे बड़ा पावर क्या हो सकता है? किसी को भी सम्मन, किसी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसी को भी उठाने का आदेश। और पुलिस इसलिए इनकी तामील करती है कि पुलिस एक करप्ट इंस्टीट्यूशन पहले से बैठी हुई है, वो कोर्ट को डिसोबे नहीं कर सकती। और उसमें भी मैं सारे पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस वाले करप्ट हैं, लेकिन जो कंप्रोमाइज्ड पुलिस वाले हैं वो तो इनकी तामील करने के लिए बैठे हैं और कोर्ट की तामील करना उनकी मजबूरी है। तो मजबूरी में ही सही, लेकिन उनको तामील तो करना पड़ेगा उनके आदेश का। रिया चक्रवर्ती का पैसा अभिनव चंद्रचूड़ को किसने दिया, यह भी तहकीकात का विषय है। और क्या जस्टिस रेवती मोहिते डेरे या दूसरे जज के पास जब जाता है अभिनव चंद्रचूड़ का एप्लीकेशन कि रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश किया जाए, तो क्या जजेस के बैक ऑफ माइंड में यह रहता है कि चीफ जस्टिस का बेटा अपियर हो रहा है तो केस में कुछ ना कुछ मेरिट होगा और इनसे हम दुश्मनी क्यों मोल लें, पता नहीं वो कहां पर क्या खेल कर देंगे। और अगर इन बेटे के मनमाफी कोई फैसला दे दिया तो बेटा तो बाप को कह ही सकता है कि पिताजी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको जरा सा मदद कर दीजिएगा, जरा मदद कर दीजिएगा। जिस किसी भी काम में होगा, कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे वो जज महोदया या महोदय, ये काम तो कर ही सकते हैं वो, ये काम किया ही गया होगा।
तो यह भी तहकीकात होनी चाहिए कि इस बाप बेटे ने कैसा रैकेट फैलाया था, और तब जब इनके पिताजी थे तब इन्होंने कैसा रैकेट फैलाया। इनके वही पिताजी और इसी अभिनीत चंद्रचूड़ के दादा जिन्होंने कहा था कि यू डू नॉट हैव राइट टू गेट जस्टिस बिकॉज इमरजेंसी इज ऑलरेडी इन प्लेस, देयरफॉर यू लॉस्ट ऑल योर फंडामेंटल राइट। ये इस ओपिनियन के थे इनके दादा। उस वक्त दादा और पिता क्या खेल कर रहे होंगे। जुबैर जैसे लोगों को फटाफट दे दो, तीस्ता से तलवार के सुनने के लिए 3 बेंच लगा दो, 3 दिन सुनवाई हो जाए, 3 बेंच एक ही साथ एक ही दिन में सुनवाई करे, कोई बात नहीं। लेकिन तीस्ता सी तलवार जैसे लाखों हजारों आज एक्यूज्ड अदालत में अपने बेल के लिए चप्पलें घिस रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनने वाला। और ये माननीय जस्टिस महोदय मंदिर मंदिर जाकर के कह रहे हैं न्याय का ध्वज फहराना चाहिए। ये इतने बड़े हिपोक्रेट, एक तरफ एलजीबीटी पर दार्शनिक प्रवचन चल रहा है, भारतीय संस्कृति को भी ताक पर रखने की पूरी कोशिश हो रही है, और इनका जो इल्यूमिनाती एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का खेल है। इनका बेटा कश्मीर पे भाषण दे रहे हैं, अभिनव चंद्रचूड़, वहां लिबर्टी की बात हो रही है, वहां पर उस पर भाषण दे रहे हैं। जिस जो आर्टिकल 370 35A उसको जब हटाया गया भारत सरकार के द्वारा, तो ये बेटा है उतर गया भाषण देने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा था कि कश्मीर पर कुछ बात बोल देंगे तो इंटरनेशनली हमको रिकॉग्निशन मिल जाए। तो ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये इंटरनेशनल स्टूज है, ये स्टूज ऑफ इंटरनेशनल माफिया, इंटरनेशनल पॉलिटिकल माफिया। इज ही ए स्टूज? It is available on internet. What he expressed on the issue of Kashmir, it is very much available on internet. You may go and search what he said. तो अभिनव चंद्रचूड़ को रिया चक्रवर्ती का पैसा किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और तीस्ता सीतलवाड़ को एक दिन में बेल देने के लिए कहां से फोन आया था, कौन मैनेज कर रहा था, या ये दोनों खुद ही आपस में बात कर रहे थे? और अगर ये बात कर रहे थे तब तो और भी षड्यंत्र है। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद षड्यंत्र कर रहे थे किसी को बिल देने के लिए? और अगर कर रहे थे तो इसके पीछे का राज क्या है? इस राज पर से पर्दा उठना बेहद जरूरी है। तो क्या पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट होगी? क्या मोदी जी अपने माननीय चीफ जस्टिस के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे? क्या गृह मंत्री जी सीबीआई का इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे? दूध का दूध पानी का पानी होगा। और क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके इनके इंटेंशन को डिकोड करते हुए इनको जेल भेजेंगे? ऐसा होगा नहीं, होगा नहीं। नेता नहीं चाहते हैं। अब चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे मुझे नहीं, लेकिन कानून के परव्यू में आवाज ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर उठनी चाहिए जो रिया चक्रवर्ती के लिए अपीयर हो रहे हैं, जिसका क्लाइंट आके कह रहा है कि हाईकोर्ट में कोई अर्जी नहीं है, आप आदेश दे दीजिए, और सुओ मोटो एकदम से उनके पास आ जाता है, अपने ही पास ले लेते हैं एप्लीकेशन। अपने बेटे का क्लाइंट है वो, और उसको वो ऑर्डर भी कर देते हैं, और कोर्ट वहां कहता है, हाईकोर्ट कहता है कि मेरे पास तो कोई अर्जी ही नहीं है। इतना बड़ा फोर्ज किया इन्होंने। जो केस हाईकोर्ट में है नहीं, उस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करके हाईकोर्ट को निर्देश दे रही कि आप इस केस का निपटारा फौरन कीजिए। और जब हाईकोर्ट कहती है कि मेरे पास तो ये अर्जी आई ही नहीं है, ये तो सीधे आपके पास कैसे चला गया, तो उस पर कोई जवाब नहीं आता है, सब मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इस तरह की फोर्जरी चल रही है अदालतों में। आज जो 15 करोड़ रुपए पकड़ाए हैं मित्रों जस्टिस वर्मा की यहां, बहुत सीरियस चर्चा है पावर गैलरी में कि जस्टिस चंद्रचूड़ को मालूम है कि वो किसका पैसा है, किसके यहां रखा हुआ है और क्यों रखा गया है। ये सब मालूम है जस्टिस चंद्रचूड़ को। जस्टिस चंद्रचूड़ इससे अलग नहीं है।
He knows very much the story behind the money found in Justice Verma's house. ये है हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीशों का करतूत। ऐसे हैं हमारे देश में न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का करतूत, सारे मुख्य न्यायाधीश नहीं। और इसीलिए जस्टिस ढींगरा ने कहा किसी पैसे के जलने के मुद्दे पर कि साहब न्याय कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा। और इसीलिए आज 4:30 बजे देखना है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ कोई एक्शन होता है या उल्टा ही नीलेश ओझा को कहा जाएगा कि नहीं नहीं आप इस बात को चुप हो जाइए। क्योंकि नीलेश ओझा दिशा सालियान का केस लड़ रहे हैं, उनकी टीम लड़ रही है, तो नीलेश ओझा को भी बदनाम कर दो कि इनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो रहा है। कौन करेगा भरोसा मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, लेकिन देश में हमारे जैसी बहुत सारी आवाजें हैं, मुखर हैं, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगा। और अगर आपने गलती की है तो यू आर ए कॉमन मैन, यू आर ए कॉमन मैन। इवन जब आप जज की कुर्सी पर बैठे थे तब भी आप एक कॉमन मैन है। आपके खिलाफ वही कानून लागू हो सकता है जो एक कॉमन कॉमन मैन के खिलाफ लागू हो सकता है। आप कानून में एकदम सबसे अलग नहीं है। ये जो आपने बना दिया है ना कि जज के खिलाफ कोई भी केस लड़ने के चलने के पहले उन अनुमति लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सारे लॉज हैं जिसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जज अगर पकड़े जाएंगे, जज अगर करप्शन में इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो कॉमन मैन के खिलाफ हो सकती है। तो यू आर दैट वे ए कॉमन मैन। आप भी अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कीजिए। अगर सरकार में इच्छा शक्ति हुई कि जुडिशरी को ठीक करने की, जुडिशरी को रास्ते पर लाने की, अगर सरकार में इच्छा शक्ति हुई तो आप जेल जाएं और फिर ये देश के लिए नजीर बने। अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के चंगुल में ये देश कैसे फंसता जा रहा है ये पता चलेगा कि बिल गेट्स और लेफ्ट इकोसिस्टम का जो गैंगअप हुआ है, कैसे अदालतों में दलीलें दी जाती हैं और कैसे लोगों को बेल दिया जाता है, रसूखदार लोगों को बेल दिया जाता है, सारे नियम कानून को धता बताते हैं। जल्दी आपको कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने की थी, लेकिन एक ही मामले में नहीं और बाकी अन्य मामलों में भी अगर आपका रवैया ऐसा होगा तो आपको समझेंगे कि आप न्याय प्रिय हैं, न्याय के साथ हैं, वरना आप अन्याय के साथ हैं। और इसका हिसाब तो प्रकृति करती है, प्रकृति अब वो कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।